यस, लास्ट क्लास में हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि आपका टाइप ऑफ अकाउंट्स में आपके दो अकाउंट्स बच गए थे। आपका एक कैपिटल अकाउंट बच गया और एक आपका लायबिलिटी अकाउंट बच गया आपका। ठीक है, तो बताइए कैपिटल अकाउंट को मुझे कैसे क्रेडिट करना है और कैसे उसको डेबिट करना है। यस, हाउ कैन आई इंक्रीज माई कैपिटल अकाउंट एंड एज वेल एज डिक्रीज माई कैपिटल अकाउंट। कैसे क्रेडिट होगा, कैसे उसको हम डेबिट करेंगे। यस बताइएगा। अगर मुझे प्रॉफिट होंगे तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। और बताइए मेरी कैपिटल कैसे बढ़ेगी। एडिशन एज वेल एज इंट्रोडक्शन। ठीक है, एंट्री जो है ये बिल्कुल ठीक है, एंट्री में कोई मिस्टेक नहीं है, लेकिन आप बताइए कि आप कैपिटल में एडिशन कैसे करेंगे। यस बताइएगा। हाउ माई कैपिटल हैज टू बी क्रेडिटेड, व्हाट आर द कंसिडरेशन which I'm supposed to know। बताइए मुझे क्या। देखिए पहले बात तो ये कि जब आप कैपिटल में आप एडिशंस करेंगे वो आप दो तरीकों से आप कर पाएंगे। या आप कैश के थ्रू करेंगे या सेविंग टू करंट में ट्रांसफर करेंगे। ठीक है, एक और तरीका भी हो सकता है, बताइए इन काइंड। कोई आपकी एसेट्स का ट्रांसफर कर रहे हैं। ठीक है, अब बताइए इसके में मुझे क्या कंसिडरेशन रखनी है इसके अंदर। एक बड़ा क्वेश्चन कि क्या कंसिडरेशन होनी चाहिए बिफोर, जब मैं कैश इंट्रोड्यूस कर रहा हूं बुक्स में एज कैपिटल। नहीं, 10,000 की आपकी जो लिमिट है दैट इज नॉट एप्लीकेबल फॉर योर कैपिटल इंट्रोडक्शन, दैट इज फॉर एक्सपेंस, दैट इज फॉर एक्सपेंस पेमेंट। एक्सपेंस पेमेंट नहीं, पहली बात तो ये लेट मी क्लियर टू यू कि जब हम 10,000 की जब हम लिमिट की बात कर रहे हैं दैट इज फॉर एक्सपेंस पेमेंट एंड फॉर एसेट्स पेमेंट। तो ये तो पेमेंट की बात है, जबकि हम यहां बात कर रहे हैं कैश रिसीव्ड इन बिजनेस अकाउंट। वहां जो मैं कैपिटल इंट्रोड्यूस कर रहा हूं मैं उसकी बात कर रहा हूं कि बिजनेस में क्या कंसिडरेशन है जिससे कैश की इंफॉर्मेशन जो है मुझे कितना इंट्रोड्यूस करना चाहिए। भाई देखिए, तो आप कैश इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, चेक से कर सकते हैं, या फिर आपके अकाउंट में कोई एसेट ट्रांसफर हो जाए तो आपको एसेट मिल जाए आपको। ठीक है, तो मैं आपसे पूछ रहा हूँ वो क्या कंसिडरेशन होनी चाहिए और मुझे उसको कितना रखना चाहिए। आपने कहा 10,000, तो मैंने को मना किया कि आपकी ये जो 10,000 की जो लिमिट है ये आपके एक्सपेंस और एसेट्स की पेमेंट के लिए होती है। ये हम कैश को रिसीव कर रहे हैं, कैश को डेबिट कर रहे हैं, यहां पर मेरा कैश क्रेडिट होता है, तो उससे हम कंफ्यूज नहीं कर रहे। ठीक है, नोट कर लीजिए। बताइए और इसमें अगर मैं
कहता हूं कि यस मुझे इतना कैश इंट्रोड्यूस करना है, उसके लिए आप नोट कीजिए कंसिडरेशन। एक तो आपके प्रीवियस ईयर, ठीक है, आपको ये देखना पड़ेगा कि मेरे पिछले सालों के अंदर, पिछले कई सालों के अंदर मैंने अपने बिजनेस से कैश कितना विड्रॉन किया है। ठीक है? मान लीजिए मैंने ड्राइंग्स की ही नहीं है, तो हाउ कैन देयर कैन बी स्पेयर कैश विच इज अवेलेबल टू मी इन माई हैंड। दूसरी बात ये कि इसके लिए आपको एक पर्सनल बैलेंस शीट आपको बनानी चाहिए, ठीक है, जिसमें आपकी जो कैश की जो आपके पास डिफरेंट ईयर्स में अवेलेबिलिटी है उसका आप जज कर पाए। तीसरी बात ये कि जो मेरी एक्चुअल विड्रॉल्स हैं, एक्चुअल हाउस होल्ड एक्सपेंसेस हैं, that must be ठीक है ना। देखिए तीन अलग अलग पॉइंट मैंने लिखे हैं आपको। आपके पास ये देखना चाहिए कि जो आपकी जो प्रीवियस ईयर में आपकी जो इनकम डिक्लेयर की गई है वो कितनी है, क्योंकि कैश तो आपके पास तभी अवेलेबल हो सकता है और आपने उसमें से कितना कैश जो है आपने ये दिखा रखा है कि मैंने जो है बिजनेस के लिए विड्रॉन किए, सॉरी हाउस होल्ड एक्सपेंस के लिए मैंने विड्रॉन किए। क्योंकि मान लीजिए अगर मेरी इनकम ही मैंने 3 लाख रुपए शो कर रखी है, और ड्राइंग्स मेरे पास जो हैं लेट्स से 2,70,000 में अपनी ड्राइंग शो करता हूं, तो मेरे पास स्पेयर कैश जो बच रहा है मेरे पास कैश इन हैंड, दैट शेल नॉट बी मोर देन ₹30,000। भाई 3 लाख मैंने कमाया और 270 मैंने अपने खर्च कर दिया, तो बचा कितना मेरे पास? 30,000 तो बच रहा है। अब मान लीजिए मेरी पैटर्न जो है वो सेम रहता है, तो पिछले आपके 4-5 सालों में एट द मोस्ट आप 1.5 से 2 लाख रुपए आप लेके आ सकते हैं बिजनेस के अंदर। भाई 30,000 बच रहा है, ठीक है ना। उसके लिए जरूरी है कि आप अपनी जो इनकम है वो आप प्रॉपरली शोन करें। उसको इनकम को क्या करेंगे बताइए, हायर करेंगे कि लोअर करेंगे? हायर करेंगे ना, ऑब्वियस है कि जब मेरे पास इनकम होगी उसको मैं हायर करूंगा, तभी तो ये पता लगे कि मैंने, अगर मैं 3 लाख की जगह मैं 5 लाख शो करता हूं तो यहां क्या हो जाएगा, मेरे पास 2,30,000 जो है हर साल में मेरे पास बैलेंस सरप्लस होगा, जिसको कि मैं दोबारा बिजनेस में कैश इंट्रोड्यूस कर सकता हूं। लेकिन अगर मैं अपनी इनकम 2.5 लाख कर रहा हूं और मेरे खर्चे ही 2,70,000 रुपए के, तो दैट कैश वोंट बी अवेलेबल फॉर टू मी फॉर माई इंट्रोडक्शन इन बिजनेस। ठीक है,
दूसरी बात ये कि आपको एक पर्सनल बैलेंस शीट बनानी आनी चाहिए। ये पर्सनल बैलेंस शीट का जो कंसेप्ट है दैट वी शैल डिस्कस इन नेक्स्ट क्लासेस, जो भी हम क्लास करेंगे आगे, वहां मैं आपको क्लास में या कोई कंसेप्ट क्लियर करा दूंगा। अगर अभी आपको नहीं पता ये कैसे ड्राफ्ट होगी तो सिंपल सा इसका तरीका है, सी प्लस एल इज टू ए, वहां हम ये डेवलप करेंगे इस चीज को कि पर्सनल बैलेंस शीट हमने कैसे ड्राफ्ट करनी है। ठीक है, क्यों ड्राफ्ट करनी है? क्योंकि मुझे पता नहीं चलेगा कि मेरे पास कैश इन हैंड कितने, ठीक है, बाकी मेरी एसेट्स की क्या पोजीशन है, और मुझे अपनी इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज की जो लायबिलिटी है वो कैसे कंप्यूट करनी है। और इसके अलावा भी जो है मुझे आपकी पर्सनल एसेट अगर बिजनेस में आ रही है या बिजनेस की एसेट आपके पर्सनल अकाउंट में जा रही है तो उसकी मूवमेंट जो है वो कैसे आपने रिकॉर्ड करनी है, दैट वी शैल डिस्कस इन व्हेन वी स्टडी अबाउट द कंसेप्ट ऑफ पर्सनल बैलेंस शीट। ठीक है, अब देखिए मैं आपको एक स्टेटमेंट दे रहा हूं कि मेरे एक्चुअल हाउस होल्ड एक्सपेंसेस जो कि मैं बिजनेस में कैपिटल में डेबिट करता हूं दैट मस्ट बी इक्वल टू दी कैपिटल विड्रॉन फ्रॉम बिजनेस। बताइए इसका क्या मतलब है? आप इस लाइन से आप क्या समझते हैं? देखिए आपने बिजनेस में एंट्री पास कर दी कैपिटल अकाउंट डेबिट, ठीक है, लेट से आपने पास कर दी एंट्री ठीक है। मैंने आपको कहा कि आपके जो एक्चुअल हाउस होल्ड एक्सपेंसेस है दैट मस्ट टैली विद योर कैपिटल विड्रॉन फ्रॉम बिजनेस। कैपिटल विड्रॉन फ्रॉम बिजनेस इज 2,70,000। क्या मेरे जो एक्सपेंस है दैट एक्चुअल हाउस होल्ड एक्सपेंसेस, अब मान लीजिए आपके जो एक्चुअल हाउस होल्ड एक्सपेंसेस हैं लेट्स से 4,70,000। अब बताइए अब आप क्या इंटरप्रेट कर पा रहे हैं इस लाइन से? एक्चुअल हाउस होल्ड एक्सपेंसेस है 4,70,000 और मैंने जो बिजनेस की बुक्स में शो कर रखा है दैट इज माई 2,70,000। अब बताइए इस सिचुएशन से क्या फर्क पड़ने वाला है? सर कुछ एक्सपेंसेस ऐसे भी तो किए तो हमने मतलब कैश विड्रॉ कर लिया। नहीं, नॉट ओनली कैश विड्रॉ, क्योंकि जब मैं कैपिटल की डेबिट करूंगा तो मैं यहाँ पर आपको मैं कैश और बैंक आपको इसलिए नहीं लिख रहा क्योंकि आई डोंट वांट टू मेक इट मोर कॉम्प्लिकेटेड। बट कुछ अमाउंट्स ऐसे थे जो डायरेक्ट पे कर देते हैं। मैं आपको सारी बातें डिस्कस करता हूँ। मैं आपसे सिर्फ ये पूछ रहा हूँ कि पहले तो ठीक है आपके पास कैश इंक्लूडिंग बैंक है, फिलहाल इसको हम कैश ले रहे हैं फॉर द पर्पज ऑफ अंडरस्टैंडिंग ऑफ कंसेप्ट। ठीक है, मैं आपसे कह रहा हूँ कि जो एक्चुअल आपने विड्रॉल के बिजनेस से 2,70,000 और आपके एक्चुअल एक्सपेंसेस आ रहे हैं 4,70,000, ये बराबर होने चाहिए थे ये, लेकिन इस केस में ये बराबर नहीं है। तो बताइए क्या नुकसान होने वाला है इससे? कोई नुकसान नहीं। देखिए इनकम टैक्स ऑफिसर आपसे ये कहेगा कि आपके जो एक्चुअल विड्रॉन एक्सपेंसेस हैं 4,70,000 और आपने बिजनेस से आपने विड्रॉन किए 2,70,000, तो ये जो आपने 4,70,000 पे आपने जो खर्च किए दैट मीन्स कि यू हैव अर्न ये 2 लाख आपने एक्स्ट्रा कमाए हैं जो आपने अपने रिटर्न के अंदर शो नहीं की। ठीक है, अब ये बताइए कि ये इनकम टैक्स ऑफिसर कैसे जज कर लेगा कि आपके जो एक्सपेंसेस हैं वो 4,70,000 है? बताइए क्या किस तरीके से कैच कर सकते हैं? देखिए आपको पता होना चाहिए कि अकाउंट्स का जो काम है उसको हम इनकम टैक्स से बिल्कुल सेपरेट नहीं कर सकते। ठीक है ना, आपकी जो भी ड्राइंग्स जाएंगी, जो भी स्टेटमेंट आप भेजते हैं दैट मस्ट बी, हम ये मान के चलते हैं कि उसको इनकम टैक्स ऑफिसर एग्जामिन कर लेगा, क्योंकि तभी आपका जो इंफॉर्मेशन है, आपका जो काम करने का तरीका है
वो बदलेगा। अगर मुझे पता है कि मुझे इनकम टैक्स ऑफिसर मुझे इस तरह से चेक कर सकता है, क्रॉस कर सकता है, तो मैं अपने उन पॉइंट्स को जो इनकम टैक्स ऑफिसर मुझसे पूछ सकता है, मैं इन पॉइंट्स को पहले से ही कंसिडर कर लूंगा। ठीक है, क्या ये बताइए मैं इस टाइप की मिस्टेक करूंगा? अगर मुझे पता हो कि मुझसे इनकम टैक्स ऑफिसर पूछ सकता है, ये क्वेश्चन कर सकता है, तो उस टाइम मेरे पास जवाब देना मुश्किल होगा। तो बताइए इसकी मैं कैसे ये जजमेंट करूंगा? बताइए इनकम टैक्स ऑफिसर पहले बताइए कैसे पकड़ लेगा इस चीज को? मैं इसको बता दूं, क्योंकि मुझे आपको काफी चीज और इन डेप्थ आपको क्लियर कर रही है, जो कि आपको पता होना चाहिए कि अगर कैपिटल अकाउंट में मुझे डेबिट करना है, डेबिट क्रेडिट तो बिल्कुल सिंपल सी चीज होगी कि बढ़ रहा है तो क्रेडिट कर दो, घट रहा है डेबिट कर दो। लेकिन कितना घट रहा है और उसको मुझे कैसे शो करना है, ये भी आपकी इंफॉर्मेशन में, नॉलेज में आपकी होना चाहिए। ये बताइए मुझे इनकम टैक्स ऑफिसर मेरे जो विड्रॉल्स हैं, ये आपकी कैसे असेसमेंट करेगा? इनकम टैक्स ऑफिसर बताइए वो कहां से पकड़ में सब चीजें आ जाएंगी कि वो अपने ऑफिस में बैठे बैठे जजमेंट कर लेगा आपसे कि आपने इतने विड्रॉल किए, जबकि आप कहीं मैंने तो किसी को बताया ही नहीं। तो हाउ वुड ही शैल बी एबल टू असेस योर हाउस होल्ड ड्राइंग्स? बताइए किस तरीके से? यस, फर्स्ट ऑफ ऑल आपसे सिंपल सी इंफॉर्मेशन ली जाएगी कि आपके फैमिली में नंबर ऑफ मेंबर आपके कितने, उनकी एज क्या है, ठीक ना, और उनका कौन कौन है, नो अबाउट। ठीक है, आप नॉर्मल जो एक फैमिली में कहीं पेरेंट्स हैं, बच्चे हैं, स्कूल में पढ़ते हैं, कॉलेज में पढ़ते हैं, यही बात करेंगे आप। ठीक है, तो लेट्स से यू हैव 5 मेंबर्स इन फैमिली। ठीक है, अब देखिए एवरेज में आपको वैसे बताता हूं कि अगर आपके 5 मेंबर हैं फैमिली के अंदर, तो आपकी जो सिर्फ मिल्क की जो कंजम्पशन है, यस, मान लीजिए अब एवरेज आप 2 किलो कंज्यूम करते हैं, ठीक है, यानी कि आप 100 रुपये का दूध जो है रोज कंज्यूम करते हैं, महीने का हो गया 3,000 और 12 महीने का हो गया 36,000 रुपये। ठीक है, तो दैट इज ओनली वन एस्पेक्ट। इसके अलावा आपकी जो वीट की जो कंजम्पशन है, दैट शैल नॉट बी लेस देन ₹20,000। ठीक है, अगर 2 बच्चे हैं तो उनके स्कूल कॉलेज की फीस आपको 10,000 महीने से कम नहीं पड़ेगी। ठीक है, और बताइए किस टाइप के खर्चे हो सकते हैं? मेडिकल एक्सपेंसेस, एवरेज आप 25,000 मान लीजिए। ठीक है ना, और बताइए आपके किस टाइप के खर्चे होंगे? अभी जो ट्रेवलिंग के बाद में ये बात, पहले आप कहोगे घर के जो इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस,
आप ही मान लीजिए कि आपका एवरेज, क्योंकि अगर आपने एसी में आप ऑपरेट कर रहे हैं तो 40,000 से बिल आपका साल में कम नहीं आएगा, इससे ज्यादा आ सकता है, कम नहीं आएगा। यहां आपसे पूछा जा सकता है कि आपका हाउस की स्क्वायर डायमेंशन क्या है, कितना उसमें फ्लोर बने हुए हैं, ठीक है ना। जहां पर ये सब ये इंफॉर्मेशन देना स्टार्ट की तो वहां पर आपका इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन बड़े आराम से पता लग जाएगा, ठीक है। ये 40,000 आपको जो मैं बता रहा था, दैट इज ओनली एक्सपेंस ऑफ वन फ्लोर। व्हेन यू आर हैविंग एसी इन एवरी फ्लोर, दैट एक्सपेंस शैल इंक्रीज टू 10,000 महीने से आपका बिल कम नहीं आएगा एवरेज, ठीक है। ज्यादा भी होता है, कम भी होता है। और ये रिकॉर्ड आपका कैसा है, आप छिपा सकते हैं। अगर आप छिपाएंगे तो इनकम टैक्स ऑफिसर क्या करेगा, मान लीजिए उसको डाउट होता है कि आप सही इंफॉर्मेशन आप नहीं दे रहे, ही शैल इशू ए नोटिस अंडर सेक्शन 131 और ये आपके सारे रिकॉर्ड BSS से ले लेगा। आप ये भी नहीं कह सकते कि मैं BSS को बाउंड कर सकता हूं कि मुझे इंफॉर्मेशन ना दे, नो, दैट इज नॉट पॉसिबल, ठीक है ना। और दूसरी बात ये कि आपको मोर देन 4,000 का जो बिल है वो आपको इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड से देना होता है। कैश इज नॉट एक्सेप्टेड। जो चीज मैं मोर देन मैं आपके इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड से दे रहा हूं, क्या वो ट्रेस आउट हो सकती है, नहीं हो सकती, बट इजिली ट्रेस आउट हो सकती है। तो आई एम सपोजिंग दैट आई एम इंक्रीजिंग एक्सपेंस ऑफ 1,20,000, ठीक है, अकॉर्डिंग टू माई हाउस, जो मैं इतना एरिया ऑक्यूपाई कर रहा हूं, जितने मेरे फ्लोर बने हुए हैं, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग। और इस चीज को आप छिपा भी नहीं सकते, यानी मेरे इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस का जो खर्चा है ठीक है, फिर आपसे पूछा जाएगा कि आपके पास व्हीकल कौन सा है, ठीक है। नॉर्मली ये जो इंफॉर्मेशन होती है वो इस तरह से पूछी जाती है। आपने कह दिया कि मेरे पास कार है, तो कार के रनिंग एंड मेंटेनेंस एक्सपेंस वो सबको पता ही होते हैं कि कितनी रनिंग आपका, आप कहीं मैं इसको छिपा लेता हूं, मैं डिस्क्लोज नहीं करता, तो कार की आपकी मीटर बोल देगा, दैट कैन नॉट बी चेंज, ठीक है। तो आपकी जो पेट्रोल की जो कंजप्शन है ये पता लग जाएगी, नहीं लग जाएगी, दैट इज इजिली ट्रेसेबल, ठीक है। उसका जो इंश्योरेंस का खर्चा होगा कार का, वही पकड़ में आ जाएगा, ठीक है। तो देखिए, अगर मैं कार को मेंटेन करता हूं, कार को मैं पेट्रोल का खर्चा करता हूं, उसकी मेंटेनेंस का खर्चा करता हूं, उसकी इंश्योरेंस का खर्चा करता हूं, तो दैट शैल नॉट बी इन एनी केस ठीक है। अब देखिए, आपके मैंने सिर्फ 2,000 आपके वीट की कंजप्शन आपको मैंने बताई थी, ठीक है। इसके अलावा आपके फ्रूट्स एंड वेजिटेबल, अगर आप एवरेज आप खर्चा देखें फ्रूट्स एंड वेजिटेबल का, तो दैट शैल नॉट बी लेस देन ₹5,000 इन ए मंथ फॉर ए फैमिली ऑफ 5 पर्सन,
तो दैट शैल बी ठीक है। इसके अलावा आपका बताइए और किस तरह का खर्चा हो सकता है? आपके ट्रेवलिंग का खर्चा, आपसे बातों बातों में पूछ लिया जाए कि आप लास्ट टाइम कहाँ गए थे, तो अगर आपने बता दिया कि मैं कहाँ गया था तो वहां के खर्चे आराम से जोड़ लेंगे। और अगर आप कोई भी ट्रिप बाहर का लगाते हैं विद फैमिली तो इट शैल नॉट बी लेस देन 30,000 to 50,000। ठीक है, ये देखिए मैं आपको ये क्यों बता रहा हूँ, मैं आपको रीजन बताता हूँ कि अभी जो इनकम टैक्स में अमेंडमेंट हुई है फॉर्म के अंदर, वहां उन्होंने स्पेसिफाई किया हुआ है कि आप बताइए आप अगर बिजली बिल भरते हैं 1 लाख से ऊपर का साल का और अपने रिटर्न नहीं फाइल करते तो इंफॉर्मेशन दीजिए। ठीक है, अगर आपने इसके अलावा कहीं डिस्क्लोज कर दिया सॉरी, ये सबके जो फॉरेन टूर का जो खर्चा है एवरेज वो आपको 2 लाख से कम तो होगा ही नहीं, ज्यादा हो सकता है कम नहीं होगा। ठीक है, डिपेंडिंग ऑन लोकेशन। ठीक है, इसके अलावा आपकी लाइफ इंश्योरेंस पेमेंट, देखिए गवर्नमेंट ने हम सभी इन्फॉर्मेशन को ट्रैक करना स्टार्ट कर दिया एंड यू आर सपोज टू गिव द इन्फॉर्मेशन इन द रिटर्न इटसेल्फ दैट व्हाट काइंड ऑफ एक्सपेंडिचर यू हैव incurring and not filing your return of income। लेट्स से आपकी और बताइए किस चीज खर्चा आपका हो सकता है? पर्सनल एक्सपेंडिचर ऑन शॉपिंग, ठीक है ना? भाई आप क्रेडिट कार्ड का यूज करते हैं तो ये इन्फॉर्मेशन बताइए कि वहां पर नहीं आ जाएगी? क्या ये ऑनलाइन ट्रेसेबल है कि नहीं है? यस, दैट कैन बी इजिली ट्रेसेबल। आपसे पूछे आपके पास क्रेडिट कार्ड कौन से, तो यू हैव टू, जब असेसिंग ऑफिसर आपसे बात कर रहा है नोटिस भेज कर आपको जवाब देना पड़ रहा है, तो क्या आप नहीं बताएंगे कि मुझे क्रेडिट कार्ड कौन सा है मेरे पास? और जहां आपने कहा कि मैंने छिपा लिया, मैं नहीं बताता, ठीक है, ये कहेंगे तो किसकी जब पेमेंट करेंगे क्रेडिट कार्ड की, कहां से करेंगे? बैंक से। और वो आपको सारे बैंक अकाउंट आपको देने पड़ेंगे। ऐसे ही आप कह ही नहीं सकते कि मैं 2 बैंक अकाउंट देता हूं और 2 नहीं देता, क्योंकि आपका हर बैंक के अंदर पैन कार्ड और आधार कार्ड दोनों आपस में लिंक है। ये पॉसिबल ही नहीं है कि आप ये इंफॉर्मेशन आपको एस्केप कर लें, वहां से पता लग जाएगा आपकी क्रेडिट कार्ड की पेमेंट ऑब्वियस आपके बैंक में क्रेडिट हो रहा होगा। ठीक है, तो ये जो बैंक में जो पेमेंट आपकी जा रही होंगी क्या वो पकड़ में नहीं आ सकती? बड़े आराम से पकड़ में आ सकती। तो तभी आपको कह रहा हूं कि आपने जो कैपिटल अकाउंट के अंदर डेबिट की एंट्री डालनी है, ये आपको सब कुछ सोच सोच के डालनी पड़ेगी। ठीक है ना, आप इन चीजों को इग्नोर नहीं कर सकते, दैट इज नॉट इग्नोरेबल एट ऑल। हमेशा जब भी मैं बुक्स में एंट्री पास करूंगा, कैपिटल अकाउंट को मैं डेबिट करूंगा, तो मुझे ये सारे फैक्टर जो हैं वो ध्यान में रखने पड़ेंगे और ये देखना पड़ेगा कि मेरी जो बिजनेस से कैपिटल को मैं विड्रॉन कर रहा हूं फॉर हाउस होल्ड एक्सपेंसेस, दैट मस्ट बी इक्वल टू माई
एक्चुअल विड्रॉल और ड्रैग्स। मतलब मेरी जो एंट्री पास होनी चाहिए बुक्स ऑफ अकाउंट के अंदर, कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश ए बैंक, that must represent my actual drawings। मैंने आपको सारा नोट करके बता दिया कि यस वो कहां से आपके जो ड्राइंग्स हैं इसको पकड़ सकते हैं, और जो ड्राइंग्स आपकी बिजनेस से विड्रॉल से जस्टिफाई नहीं होती वो उसको आपकी इनकम मान लेता है, क्योंकि इनकम मानने के बाद ही पता लगा कि यस आपने वो कहते कि आपने कमाया है तो खर्च किया, ठीक है। तो दैट पॉइंट वी कैन नॉट इग्नोर। जब आप ये एंट्री डालेंगे बुक्स में अकाउंट के अंदर, आप ये एंट्री पास करेंगे कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक या कैश फॉर विड्रॉल ऑफ योर representing your drawings, that drawings must be on actual basis। आपको देखना पड़ेगा कि मेरे सब तरह के जो मेरे खर्चे हो रहे हैं वो किस किस चीज के, ठीक है। यस कैपिटल को जब मैं डेबिट करता हूं, मैंने आपको कहा कि क्रेडिट तो बताइए मेरी कैपिटल कैसे क्रेडिट होगी और कैसे डेबिट होगी, कितनी होगी वो मैंने आपको सफिशिएंटली आपको एक्सप्लेन कर दिया कि कितनी मुझे डेबिट करनी है, लेकिन क्रेडिट और डेबिट कैसे होंगे ये आपने बताना है। बताइए कैसे मेरी कैपिटल क्रेडिट हो सकती है। आपको इन केस ऑफ प्रॉफिट, ठीक है, आपने एंट्री पास कर दी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, देखिए कंफ्यूजन नहीं है ना। यहां पर मैंने कहा कि प्रॉफिट हो रहा है, बढ़ रही है, प्रॉफिट से क्या होगा मेरी कैपिटल बढ़ेगी, तो जब कैपिटल बढ़ेगी तो मुझे उसको क्रेडिट करना है। यस, और बताइए कैसे बढ़ेगी। व्हाट आर द अदर वेज थ्रू विच माई कैपिटल कैन बी इंक्रीज्ड। प्रॉफिट होगा तो ठीक है। सेकंड हमने बताया कैपिटल इंट्रोडक्शन, कैपिटल इंट्रोडक्शन ऑब्लिक एडिशंस, ठीक है। आप क्या करें, एंट्री पास करेंगे बुक्स ऑफ अकाउंट के अंदर, ठीक है। इसका लिंक कहां से कि मैंने प्रीवियस ईयर में इनकम टैक्स रिटर्न कितनी फाइल की है। दूसरा इसका जो लिंक है वो आपकी पर्सनल बैलेंस शीट से है। तीसरा आपका जो लिंक है वो आपके एक्चुअल ड्राइंग से, ठीक है। क्योंकि आपका मान लीजिए ड्राइंग्स आपकी ज्यादा हैं और आपने कम शो कर रखे तो आपका जो पॉइंट है सस्टेन करेगा ही नहीं, ठीक है। फिर दूसरी बात ये कितना होना चाहिए कैश में ले पाऊं, उसकी इन्फॉर्मेशन के लिए मेरे को अपनी पर्सनल बैलेंस शीट बनानी पड़ेगी। पर्सनल बैलेंस शीट के अंदर भी मैं जो एक्चुअल विड्रॉल करूंगा तो दैट मस्ट रिप्रेजेंट माई एक्चुअल एक्सपेंसेस, ताकि मैं जो कैश मेरे पास जो बच रहा है उसकी इन्फॉर्मेशन जो है वो एग्जैक्ट हो, ठीक है। और तीसरा मैंने कितने पिछले कई सालों के अंदर आपकी कितनी इनकम टैक्स की जो रिटर्न है वो मैंने फाइल की है, ठीक है। अगर मैंने फाइल ही कम कर रखी है और विड्रॉल्स मेरे जस्टिफाई नहीं हो पा रहे तो आपके उसके अंदर एडिशंस हो जाएंगी, ठीक है। तो ये आपको जो है बिल्कुल सोच समझ के रखना है, ये 3 क्राइटेरिया कि मैंने कैश को इंट्रोड्यूस अब करना है तो कैसे करना है, ठीक है। तो आई मस्ट हैव नॉलेज अबाउट ऑल दिस 3 एस्पेक्ट्स। यस, और बताइए कैसे किस तरह से बिजनेस में मेरी कैपिटल बढ़ सकती है। कोई मुझे एसेट गिफ्ट कर दे,
लेट्स से मुझे ठीक है, और बताइए। सर इनकम रियलाइज होगी वही तभी तो यस, आपका पॉइंट में सॉरी, आपके पॉइंट को मैं एक मान लीजिए मेरे पास बैलेंस शीट में एसेट्स हैं, इन्वेस्टमेंट्स हैं, मेरे पास आपकी फिक्स डिपॉजिट्स हैं और नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट, दो मेरी इन्वेस्टमेंट्स हैं, तो दोनों में मुझे इंटरेस्ट आएगा। अब इंटरेस्ट मेरा कहाँ जाएगा, क्या एंट्री पास करेंगे? इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट। देखिए एक बात तो बिल्कुल क्लियर है कि जब आप बिजनेस का प्रॉफिट लॉस बनाएंगे तो इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट से अपनी प्रॉफिट लॉस को क्रेडिट नहीं करेंगे। ये कर सकते हैं? क्या ये स्टेटमेंट ठीक है? मैं कह रहा हूं कि प्रॉफिट लॉस से क्रेडिट नहीं कर सकते, क्या ये स्टेटमेंट ठीक है कि गलत है? बताइए। सर इंटरेस्ट तो इनकम है ना, तो इनकम और प्रॉफिट एंड लॉस में थोड़ी ना जाएगी। जा भी सकती है। अगर इनकम देखिए अगर मेरा जो मेन पर्पज है, मैं आपको बताता हूँ, मेरा जो मेन पर्पज है वो आपका इंटरेस्ट है, मेरी जो मेन सोर्स ऑफ इनकम है आपका जो, तो उस केस में क्या होगा? देखिए मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, यस मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, फिर आपको क्लैरिफाई हो जाएगा। मैं मेरे पास टू डिफरेंट सोर्स है, टू सोर्सेज ऑफ इनकम। एक कंडीशन में आप मान लीजिएगा कि मेरे पास पीजीपी भी है, ठीक है, और इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज लेट्स से 3 लाख। कंडीशन नंबर 1, कंडीशन नंबर 2, मैं इसको रिवर्स कर देता हूं। बताइए इन दोनों में क्या फर्क है और मुझे अब क्या करना चाहिए? टोटल इनकम इज नॉट गोइंग टू चेंज, वो दोनों केस में 10 लाख ही है, ठीक है। यहां पर एंट्री जो पास होनी चाहिए, एंट्री टू बी पास्ड, बताइए क्या होनी चाहिए? यहां पर क्या होनी चाहिए? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, 7 लाख टू कैपिटल, ठीक है। और आपका मान लीजिए आपका ये 3 लाख आपको जो इंटरेस्ट है वो एफडी के ऊपर आया, ठीक है। आपके से 40 लाख की एफडी है जिसका आपको 3 लाख रुपए आपको इंटरेस्ट आया, तो आप क्या करेंगे? यस, एंट्री क्या पास करेंगे?
फिक्स डिपॉजिट अकाउंट डेबिट, ठीक है। एफडी को डेबिट किया, ये एफडी को डेबिट करेंगे या इंटरेस्ट अकाउंट को हम डेबिट करेंगे, ये बाद में समझेंगे। फिलहाल मैं आपको एक जनरल एंट्री बता रहा हूँ कि एफडी अकाउंट डेबिट हो गया और 3 लाख आपने कैपिटल से क्रेडिट कर दिया। इस केस में बताइए क्या करेंगे? सर इस केस में हम इनकम फ्रॉम अदर सोर्स हमारे पीजीपी पे हो जाएगी ना? यस, आपका यहाँ पर जो आपका इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज आ रहा है, दैट शैल बिकम योर पीजीपीपी, क्योंकि आपका जो मेन सोर्स ऑफ अर्निंग है दैट इज योर इंटरेस्ट फ्रॉम अदर सोर्सेज, ठीक है। तो इस केस में एंट्री क्या पास करेंगे? बताइए सेकेंड एंट्री क्या होगी? What would be the second entry in this case? हाँ जी, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। नहीं, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में कहां से करेक्ट ली? बोथ आर माई बिजनेस इनकम, ठीक है ना। आई शैल हैव टू प्रिपेयर ए सेपरेट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर ईच टाइप ऑफ एक्टिविटी एंड द एंट्री वुड बी पास्ड इन माई बुक्स ऑफ अकाउंट्स वुड बी सिमिलर, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। यहां पर भी आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट हो जाएगा, कैपिटल आपका क्रेडिट हो जाएगा, वेयर इन दिस केस द एंट्री वुड बी डिफरेंट, ठीक है। तो ये लॉजिकली आप समझिए कि मेरा जो मेन सोर्स ऑफ इनकम आ रहा है वो आपका इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज आ रहा है, क्योंकि आपका जो मेन काम है आपका इंटरेस्ट अर्निंग है, तो दैट शैल बी काउंटेड एज योर पीजीपीपी। नोट कर लीजिए। यस, और बताइएगा मेरा कैपिटल कहां से इंक्रीमेंट हो जाएगा? यस, बताइएगा। और मेरे कैपिटल मैंने 3 सोर्स मैंने बता दिए और 3 आपको कंसिडरेशन बता दी, मेरे कैपिटल अकाउंट कैसे बढ़ता है। फर्दर बताइएगा कैसे कैपिटल मेरा इंक्रीज हो जाएगा। पर्सनल एसेट लेकर आते मतलब बिजनेस आपने एसेट इंट्रोड्यूस कर दिए, मैंने आपको करा तो दिया कि एसेट अकाउंट को मैं डेबिट कर दूंगा और कैपिटल अकाउंट को मैं क्रेडिट कर दूंगा। और बताइए, तो कैपिटल के बारे में आपने ये अंडरस्टैंड कर लिया, सिंपल वन एस्पेक्ट कि कैपिटल बढ़ती है तो क्रेडिट करना है, घटते तो डेबिट करना है, ठीक है ना। आपको जो प्रॉफिट हो रहा है, आपको जो गेन हो रहा है, उससे आपकी प्रॉफिट कैपिटल बढ़ जाएगी, और आपकी जो ड्राइंग्स हैं, आपके जो लॉसेस हैं, ये आपने किसी को एसेट गिफ्ट कर दी है, उससे आपकी कैपिटल जो है वो डेबिट हो जाएगी। तो ये बिल्कुल समराइज कर लीजिएगा इसको, एक प्रॉफिट से बढ़ेगी, एक एसेट इंट्रोडक्शन से, और आपकी जो लेस होगी विड्रॉल्स, आपकी जो ये तो गई आपकी, कैसे क्रेडिट होगी, कैसे डेबिट होगी आपकी? लॉस से, एसेट, आउट ऑफ बिजनेस, यस गिफ्ट, और आपकी कैपिटल विड्रॉल से, ठीक है ना। ये विड्रॉल्स आपका 2 तरह का हो सकता है, एक आपका कैपिटल विड्रॉल होगा, एक आपका
हाउस होल्ड ड्रिंक्स के लिए आप विड्रॉल करेंगे, ठीक है। तो कैपिटल विड्रॉल मीन्स मैंने अपने फंड्स जो है बिजनेस से विड्रॉल कर लिए, ठीक है। तो देखिए, क्या आप सिर्फ कैपिटल के बारे में जो इन्फॉर्मेशन आपके पास अभी तक थी, क्या वो सफिशिएंट थी कि मैं इसमें एंट्री पास कर पाऊँ, ठीक है। मैंने आपके जो कैपिटल में विड्रॉल्स हैं, उनका जो आपके कैपिटल में जो इंट्रोडक्शंस हैं, वो सारे क्राइटेरिया आपको मैंने डेवलप कर दिए कि आपको बिजनेस में कैपिटल कैसे लेकर आनी है और अपने बिजनेस से कैपिटल में जो विड्रॉल करना है वो आपने कैसे करना है, ठीक है। लास्ट अकाउंट रिमेन्स इज ऑफ ओनली इनकम। क्राइटेरिया बिल्कुल सेम। यस, बताइए कैसे बढ़ती है और कैसे कम होती है। देखिए, जब मुझे कोई इनकम रियलाइज होती है तो प्रॉफिट लॉस को मैं क्रेडिट करता हूं, प्रॉफिट लॉस को क्रेडिट करता हूं, क्या एंट्री पास करता हूं इन केस ऑफ इनकम रियलाइजेशन। इनकम अकाउंट डेबिट टू कैपिटल, इनकम डेबिट हो जाएगी। अभी तो आपने पढ़ा था कि ऑल माई इनकम हैज टू बी क्रेडिटेड, ठीक है। देखिए इनकम कैसे बढ़ेगी, वेल इट इज एक्चुअली रियलाइज्ड और रियलाइजेबल, ठीक है। या आपके कैश में आ जाए या फिर आपके डेटर क्रेडिट हो जाएगी, ठीक है, कि आपको इनकम यू आर सपोज टू रिसीव कैश में आ जाए, या फिर आपका ये रियलाइजेबल हो जाए कि पर्सनल अकाउंट डेबिट टू इनकम, ठीक है। बताइए मैंने पर्सन को डेबिट किया है, ठीक है कि गलत किया। यस, देखिए कोई पर्सन आपको इनकम क्यों देगा, अनटिल अनलेस आपने उसके लिए कोई काम ना किया हो। अगर आपने काम किया है तो दैट मीन्स दैट हैज बिकम ड्यू। मैंने आपको पर्सनल अकाउंट में ये रूल तो आपको बताया था कि पर्सनल अकाउंट में मैं उनको डेबिट करता हूं जिसको की बेनिफिट मैं दे रहा हूं, यानी कि पहले उसके लिए मैंने कोई सर्विस पे की होगी, अपना कोई अमाउंट इनकर्ड किया होगा या अपना टाइम इनकर्ड किया होगा। यस, आप उसे जब उसका बेनिफिट आप दे रहे हैं तो अपने बुक्स ऑफ अकाउंट के अंदर उस पर्सन के अकाउंट को आप डेबिट कर देंगे, ठीक है। दूसरा मैंने बताया कि जो मेरी इनकम मुझे एडवांस रिसीव होती है, जैसे हम देख रहे थे इंडिया टुडे केस में हमारे पास जो सब्सक्रिप्शन आ रही थी, तो जब वो सब्सक्रिप्शन हमें इस मंथ की होगी, नोट कीजिएगा, ये आपने नोट कर लिया आपने, ठीक है ना। फर्स्ट पॉइंट तो मेरा ये है कि जब मुझे वो रियलाइज हो जाएगी या फिर वो रियलाइजेबल है, ठीक है। सेकंड बताइएगा, देखिए इसमें क्या है कि जब उसको आप रियलाइज आपको हो जाएगी, ये केस हमने अभी स्टडी किया था, हमने जिस केस में ये किया था कि सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस को टू इनकम, जो इनकम मैचिंग कंसेप्ट कैसे मुझे रिलेट इस साल की मेरी इनकम नहीं आ रही थी जिसको कि मैंने अपने करंट लायबिलिटी में ट्रांसफर कर दिया था। देखिए मैंने आपको बताया था मैचिंग कंसेप्ट के बारे में पढ़ेंगे, मैं आपको फिर थोड़ा ब्रीफ कर देता हूं कि जो इनकम और एक्सपेंसेस that do not
relate to current year are either my current assets or माई करंट लाइबिलिटीज। ठीक है, या तो मेरे करंट एसेट्स होंगे, जो एक्सपेंस अगर रिलेट नहीं करे तो वो मेरे करंट एसेट्स हैं। अगर इनकम रिलेट नहीं कर रही करंट ईयर से तो दैट वुड बी माई करंट लाइबिलिटी। लेकिन इन नेक्स्ट ईयर नोट क्लियर नहीं है। इन नेक्स्ट ईयर जो आपकी इनकम करंट ईयर से लिंक होती है, तो मैंने क्या किया कि अपनी करंट लाइबिलिटीज को संडे सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस, क्या है मेरी करंट लाइबिलिटी। जब इसको मैंने नेक्स्ट ईयर अपनी इनकम में कन्वर्ट किया तो लाइबिलिटी को मैंने डेबिट कर दिया और मैंने अपनी इनकम को क्रेडिट कर दिया, क्योंकि अब ये मेरी इस साल की इनकम है। तो जब मेरी इनकम बढ़ रही है तो मैं अपनी इनकम को मैं क्रेडिट कर रहा हूं। ठीक है, या फिर आपने क्या किया कि आपने इनकम स्टेटेड इन रॉन्ग अकाउंट। ठीक है, जब आपने आपकी इनकम किसी और चीज से आ रही थी लेकिन आपने क्या किया कि किसी गलत हेड में उसको शो कर दिया, तो आप क्या करेंगे, इनकम क्रेडिटेड इन रॉन्ग हेड, उसको आप डेबिट कर देंगे, और इनकम क्रेडिटेड इन राइट हेड, इसको आप क्रेडिट कर देंगे। ठीक है, ठीक रहेगा। तो आपका जो इनकम अकाउंट है, ठीक है, दैट इज ओवर नाउ। ठीक है, अगर आपकी कोई भी ट्रांजैक्शन जो होगी वो इन्हीं 5 अकाउंट्स के अंदर कवर हो जाएगी, ऐसा कोई अकाउंट नहीं होगा जिसके अंदर आपकी ट्रांजैक्शंस कवर ना होती हो, तो हम इसको समराइज कर देते हैं। आपने अभी तक जो पढ़ा है, आपने ही पढ़ा है कि एक्सपेंसेस बढ़ता है तो मुझे उसको डेबिट करना है, घटता है तो मुझे उसको क्रेडिट करना है। एसेट्स भी आपने ऐसे ही करना है। और आपकी कैपिटल अगर बढ़ती है तो क्रेडिट, घटती डेबिट। इनकम भी ऐसी है, बढ़ती क्रेडिट, घटती डेबिट। लाइबिलिटीज भी, जिसका मैंने सब देखिए, मैंने आपको 5 अकाउंट्स के बारे में डिस्कस कर लिया। लाइबिलिटी अगर बढ़ेगी तो आपकी क्रेडिट और घटेगी तो आपकी डेबिट हो जाएगी। यानी कि जैसे आप किसी लाइबिलिटी का पेमेंट कर रहे हैं तो उस लाइबिलिटी को आप डेबिट करेंगे। ठीक है, तो आपकी जितनी भी ट्रांजेक्शन है सब इसके अंदर कवर हो जाएंगी। तो ये जो आपका, मान लीजिए आप कहीं कंफ्यूज हो थे तो आपने क्या आइडेंटिफाई करना है बताइए। आप जनरल एंट्री नहीं बना पा रहे किसी सिचुएशन के अंदर, तो यू हैव टू आइडेंटिफाई द ट्रांजेक्शन ऑफ दैट, कि मेरी क्या चीज है, कैपिटल है, इनकम है, लायबिलिटी है, या एसेट्स या एक्सपेंस है। आपने सिर्फ इतना आइडेंटिफाई करना है एंड यू शैल हैव टू अप्लाई दीज रूल्स। बस आपको ट्रांजेक्शन को आइडेंटिफाई करना है कि मेरी किस चीज से बिलोंग कर रही है। ठीक है, दूसरी बात ये, ठीक है, अभी तक हमने क्या चीज स्टडी किया, सो फॉर व्हाट वी हैव स्टडीड। आपने पहले देखा स्टेप्स फॉर
आपने देख लिया कि स्टार्टिंग हमने क्या बुक्स ऑफ मेंटेन करने के लिए हमारे पास क्या स्टेप्स है, ठीक है। तो दैट वाज रिकॉर्डिंग, पोस्टिंग प्लस बैलेंसिंग, फिर आपका ट्रायल बैलेंस, देन मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट, ट्रेडिंग, प्रॉफिट लॉस एंड बैलेंस शीट, ठीक है। ये 4 स्टेप्स हमने पढ़ लिए थे। फिर इसके बाद हमने देखा कि जब हम 4 स्टेप्स हमने स्टडी कर लिए तो उसके बाद हमें अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स कैसे मेंटेन करनी है। तो फिर उसके लिए आपके मुझे चाहिए डॉक्यूमेंट्स। तो दैट वाज सोर्स डॉक्यूमेंट और ठीक है। फिर हमने स्टडी किया कि हमारे जो नेचर ऑफ अकाउंट है हमें उसको आइडेंटिफाई करना होता है। दैट वाज ओनली 3 है अकाउंट, पर्सनल, रियल और नॉमिनल। जब ये हमने चारों रूल्स भी हमने स्टडी कर लिए तो इनके साथ हमने देखना है कि कौन सा रूल्स एंड रूल्स एप्लीकेबल देयर ऑन, ठीक है। उनके साथ कौन कौन सा रूल आपका एप्लीकेबल है, ठीक है। फिर हमने स्टडी किया टाइप ऑफ अकाउंट्स। उसके अंदर ये स्टडी किया कि एक्सपेंस प्लस एसेट्स, उन दोनों के लिए एक ही रूल है कि बढ़ेंगे तो डेबिट, घटेंगे तो क्रेडिट। और इनकम, लायबिलिटी और कैपिटल, इनके लिए एक ही रूल है कि बढ़ेंगे तो क्रेडिट, घटेंगे तो डेबिट, ठीक है। ये अभी अब तक हमने जो है वो स्टडी कर ली है। अब इसका जो नेक्स्ट हमें स्टेप फॉलो करना है ये फॉलो करना है कि हाउ टू प्रिपेयर जर्नल एंट्री। क्योंकि देखिए ऐसा स्टेप है जिसमें कई साल तक स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन रहते हैं एंड 4-4, 5-5 साल पढ़ने के बाद भी उनको जर्नल एंट्री बनानी नहीं आती। दिस कॉमन फिनोमेना, ठीक है। तो दैट्स व्हाई ये आपका देखिए क्या है कि आपका जर्नल एंट्री के पास करना इज ए बेसिक स्टेप। अगर आप इस स्टेप को फॉलो नहीं करते सही ढंग से तो आप कोई भी काम आपका नहीं ठीक हो सकता। प्रॉफिट लॉस आपका सही नहीं बनेगा, मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट आपका सही नहीं बनेगा, ट्रेडिंग अकाउंट आपका सही नहीं बनेगा एंड बैलेंस शीट शैल नॉट बी प्रिपेयर्ड एक्यूरेटली। तो मुझे जो सारा इंसिस्ट करना है वो इसी जर्नल एंट्री फोकस करना है ताकि जो इसकी जो कंसेप्ट की जो अंडरस्टैंडिंग है उसका फिर आप इसको मिस ना करें। क्योंकि अगर आपका यहां मिस्टेक हो गई तो ये आपकी बेस है, बिल्डिंग है, फाउंडेशन आपकी अकाउंट्स की फाउंडेशन है। अगर ये खराब होगी तो आपकी बिल्डिंग कभी सही नहीं बनने वाली, ठीक है। अब रही बात इसको कि हमें इसको प्रिपेयर कैसे करना चाहिए। इसका जो प्रिपरेशन का जो तरीका है मैं आपको ब्रीफ अभी कर रहा हूँ, डिटेल में हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल यू टू आइडेंटिफाई, सबसे पहले आपको ये आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि इसका नेचर ऑफ अकाउंट क्या है और इन ए पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन आपके जो अकाउंट्स अफेक्टेड हो रहे हैं वो कौन कौन सी है। क्योंकि जब तक मान लीजिए जैसे हमने एक एंट्री पास कर दी कैश अकाउंट डेबिट टू सेल, क्या इसमें पर्सन का अकाउंट अफेक्टेड है? यस बताइएगा, क्या इसमें किसी पर्सन का अकाउंट अफेक्टेड हो रहा है? यस। देखिए सबसे पहले तो ये कि आपको ये देखना पड़ेगा कि मेरा इसके अंदर जैसे मान लीजिए मैंने कहा आपको कि कैश सेल हो रही है तो कैश सेल के अंदर मेरे 2 अकाउंट अफेक्टेड हो रहे हैं, लेकिन यही सेल अगर मैंने क्रेडिट की है तो पर्सन अकाउंट भी अफेक्टेड हो गया। ठीक है, मान लीजिए मैंने किसी को उधार माल बेचा है
तो उसके अंदर जब मैंने माल उधार बेचा तो मेरे पास कैश अकाउंट तो आया ही नहीं, कैश तो आया ही नहीं, तो मेरा वहाँ पर्सनल अकाउंट अफेक्टेड हो रहा है। तो ये चीज़ें जो हैं ये हम स्टडी करेंगे कि मेरे कौन कौन से अकाउंट्स जो हैं वो अफेक्टेड हो रहे हैं, ठीक है। और तीसरा रूल्स ऑफ अकाउंट, कि हमने कौन कौन सा रूल अप्लाई करना है, पर्सनल करना है, क्योंकि जब तक मेरी नेचर ऑफ अकाउंट्स की आइडेंटिफिकेशन नहीं है तो मैं रूल्स ऑफ अकाउंट्स में अगर मैं अप्लाई करूंगा तो गलती होंगी। तो दीज 3 एस्पेक्ट्स वी शैल लर्न इन नेक्स्ट क्लासेस। इसको हम डेवलप करेंगे, इसको समझेंगे थ्रू द हेल्प ऑफ जर्नल एंट्री। आई शैल डिस्कस यू ईच एंड एवरी एस्पेक्ट्स ऑफ जर्नल एंट्री, दैट हाउ दिस, क्योंकि देखिए आप जो बनाने का तरीका सीख रहे हैं वो आप क्या करते हैं, एंट्रीज को क्रैम कर लेते हैं, याद कर लेते हैं, और याद की चीज मैं आपको पहले बता रहा हूं कि वो भूल जाती। मैं चाहता हूं कि आप वो तरीका डेवलप करें जिससे आप इन चीजों को कभी भूलें ना, और आप ट्रांजैक्शन को जब आप अंडरस्टैंड करें बिफोर मेकिंग जर्नल एंट्री, यू हैव टू मेक योर डिसीजंस ऑन 3 एस्पेक्ट्स। उसका नेचर क्या है, उसके कौन कौन से अकाउंट अफेक्टेड हो रहे हैं, और उसमें क्या क्या रूल हम अप्लाई कर रहे हैं। तो दीज रूल्स वी शैल लर्न इन नेक्स्ट क्लासेस, ठीक है। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम स्नेहा है। आज हम टैली के अंदर अकाउंटिंग वाउचर के बारे में पढ़ेंगे। जैसे कि हमने इससे पहले पढ़ा था लेजर्स के बारे में। लेजर्स तभी बेनिफिशियल होते हैं जब आप उनकी एंट्री कर पाओगे, और लेजर हम बनाते किस लिए हैं, ताकि हम उसमें वाउचर्स की एंट्री कर सकें। तो वाउचर्स बेसिकली होते क्या हैं, पहले वो जानते हैं। वाउचर्स बेसिकली होते हैं कि जिसके अंदर हम अपनी डे टू डे ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करते हैं, जिसके अंदर हम अपना सारा डेटा रखते हैं। जैसे कि आपने देखा यहाँ पर टैली के अंदर ट्रांजैक्शन के अंदर 2 टाइप के हेड्स हैं, एक है आपका अकाउंटिंग वाउचर और एक है आपका इन्वेंट्री वाउचर। तो अब करना क्या है आपको, जैसे फर्स्ट आपने मास्टर देखा, उसके बाद ट्रांजैक्शंस बेसिकली होती है जहां आप अपनी डे टू डे ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करते हैं। जितना भी आपका सारा काम होता है वो सारा का सारा आपका ट्रांजैक्शंस के अंदर आता है। ट्रांजैक्शंस के अंदर 2 हेड मैंने आपको बताया, अकाउंटिंग वाउचर और इन्वेंट्री वाउचर। अब इसके बाद देखते हैं अकाउंटिंग वाउचर क्या होते हैं और इन्वेंट्री वाउचर क्या होते हैं। इसके लिए मैंने कुछ स्लाइड्स बनाई हैं। देखिए, सबसे पहले यहाँ क्या लिखा है, व्हाट इज़ वाउचर। वाउचर होता क्या है। वाउचर बेसिकली क्या होता है, वाउचर इज़ अ प्लेस वेयर वी रिकॉर्ड आर डे टू डे ट्रांजैक्शंस। वाउचर एक प्लेस है जहां हम अपनी डे टू डे ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करते हैं। मतलब आपके बिजनेस के अंदर जितनी भी ट्रांजैक्शन होती है, जो भी लेन देन हो रहा है, वो हम सारा कहाँ रिकॉर्ड करते हैं, एक वाउचर के अंदर, ठीक है। और उसे हम बोलते हैं वाउचर एंट्रीज, जो हम सारे रिकॉर्ड करेंगे। टाइप ऑफ वाउचर्स एंट्री इन टैली में 2 तरह की एंट्रीज हो पाती हैं। जैसे फर्स्ट है आपका अकाउंटिंग वाउचर और दूसरा है आपका इन्वेंट्री वाउचर। अब अकाउंटिंग वाउचर क्या होता है, मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग वाउचर, द वाउचर विच इफेक्ट आर फाइनेंशियल रिपोर्ट्स, जो हमारी फाइनेंशियल रिपोर्ट्स को इफेक्ट करते हैं। फाइनेंशियल रिपोर्ट्स क्या होते हैं, जैसे कि हमारी बैलेंस शीट हो गया, प्रॉफिट एंड लॉस हो गया, जिससे हमें हमारे बिजनेस की स्टेटस के बारे में पता चलता है कि हमारा बिजनेस कहाँ ग्रो कर रहा है, लॉस हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है, बिजनेस में लायबिलिटी कितनी है, एसेट्स कितनी है, वो सारा हमें अपनी फाइनेंशियल रिपोर्ट्स के थ्रू पता चलता है। और ये फाइनेंशियल रिपोर्ट्स कैसे तैयार होती हैं, जब हम वाउचर्स के अंदर एंट्री करेंगे। अब आगे बात करते हैं टाइप ऑफ अकाउंटिंग वाउचर। टैली के अंदर कितने टाइप के वाउचर होते हैं, वैसे तो टैली के अंदर 6 टाइप के वाउचर होते हैं, बट मेन है आपके रिसिप्ट वाउचर, पेमेंट वाउचर, कॉन्ट्रा वाउचर और जर्नल वाउचर।
अब हम बात करते हैं इन वाउचर्स के बारे में। सबसे पहले हम बात करते हैं रिसिप्ट वाउचर के बारे में। रिसिप्ट जैसे कि नाम से ही डिफाइन हो रहा है, रिसिप्ट मतलब रिसीव, जिसके अंदर हमें कुछ रिसीव हो रहा है। रिसीव क्या हो रहा है, या तो कैश के थ्रू या फिर बैंक के थ्रू आपको पैसा रिसीव हो रहा है। जैसे व्हेन मनी रिसीव्ड थ्रू कैश और बैंक, जब आपको पैसा रिसीव हो रहा है कैश के थ्रू या फिर बैंक के थ्रू। आपने बैंक में पैसा डिपॉजिट कराया या फिर आपने कैपिटल इंट्रोड्यूस की, तो आपके बिजनेस में कैश आया, पैसा आया, तो वो हमारी एंट्री जाएगी रिसिप्ट वाउचर के अंदर, जिसके शॉर्टकट की भी हमने यहाँ पे डिफाइन की हुई है, दैट इज F6। उसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट वाउचर के बारे में। नेक्स्ट वाउचर जो हमारा है वो है हमारा पेमेंट वाउचर। अब पेमेंट वाउचर की बात क्या करते हैं, जैसे नाम मैंने पहले बताया, रिसिप्ट वाउचर जिसमें रिसीव हो रहा है, पेमेंट वाउचर जिसमें कि हमने पेमेंट की है, पे किया है किसी को। वो पेमेंट कैसे भी हो सकती है, कैश के थ्रू या फिर बैंक के थ्रू। व्हेन मनी पेड थ्रू कैश और बैंक, आपने जो पैसा पे किया है या तो कैश के थ्रू या फिर बैंक के थ्रू। जैसे आपने किसी एम्प्लॉय को सैलरी दी है, सैलरी आपने कैसे दी है, कैश के थ्रू या फिर बैंक के थ्रू। नेक्स्ट है हमारा कॉन्ट्रा वाउचर। कॉन्ट्रा वाउचर क्या होता है, जब आप क्या कर रहे हो, कैश ट्रांसफ़र कर रहे हो टू बैंक और विड्रॉ कैश फ्रॉम बैंक एंड ट्रांसफ़र मनी फ्रॉम बैंक टू अनदर बैंक। या तो आप कैश से बैंक में ट्रांसफ़र कर रहे हो या बैंक से आप कोई पैसा निकाल रहे हो या फिर एक बैंक से दूसरे बैंक में ट्रांसफ़र कर रहे हो। इसकी शॉर्टकट की होती है हमारी F4। आपने बैंक से पैसा निकाला या डिपॉजिट करवाया, कोई चेक आपने डाला बैंक में, तो आपके पास क्या हुआ, बैंक में आपका पैसा आ गया, तो बैंक और कैश से रिलेटेड ट्रांजैक्शन कॉन्ट्रा वाउचर में जाती है। नेक्स्ट होता है हमारा जर्नल वाउचर। जर्नल वाउचर के अंदर वो एंट्रीज आती है जो कि ना आपके रिसिप्ट में आएंगी, ना पेमेंट में आएंगी, ना कॉन्ट्रा में आएंगी। इसके अलावा जो भी बच जाती है एंट्री जिसके अंदर कोई कैश या बैंक से रिलेटेड ट्रांजैक्शन नहीं होती, वो आपकी जर्नल वाउचर के अंदर आती है, जिसके शॉर्टकट की होती है F7। जैसे आपने फर्नीचर परचेज़ किया, आपने किसी पार्टी से परचेज़ किया, तो उसमें ना तो कैश है ना बैंक है, तो इस तरह की एंट्री आपकी जर्नल वाउचर के अंदर जाती है। या फिर आपकी डेप्रिसिएशन की एंट्री, आपने मशीनरी पर डेप्रिसिएशन चार्ज किया है, तो डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर, तो इसके अंदर ना तो कोई कैश की पेमेंट हुई है, ना कोई कैश रिसीव हुआ है, और ना ही आपकी कोई कॉन्ट्रा एंट्री है, ना ही कैश और बैंक की कोई एंट्री है। तो इस तरीके की एंट्री आपकी जर्नल वाउचर के अंदर आती है। अब नेक्स्ट आती है हमारी कुछ ट्रांजैक्शन। अब टैली के अंदर इन ट्रांजैक्शन को कैसे रिकॉर्ड करेंगे, आइए देखते हैं। सबसे पहले हमें क्या करना है, मास्टर्स के अंदर अकाउंट्स इन्फो में पहले इससे रिलेटेड लेजर क्रिएट करने होते हैं। उसके बाद हम ट्रांजैक्शन के अंदर अकाउंटिंग वाउचर के अंदर हम एंट्री करेंगे। अब अकाउंटिंग वाउचर के अंदर हम एंट्री कैसे करते हैं वो देखते हैं। देखिए यहाँ पर आपके सबसे पहले आपका पेमेंट वाउचर आ गया। अब पेमेंट वाउचर आया, जैसे पेमेंट नंबर 1 आ रहा है, फर्स्ट एंट्री कर रहे हैं, इसलिए सबसे पहले एंट्री देखते हैं हमारी एंट्री क्या होती है, उसी के बाद हम देखेंगे कौन से वाउचर में एंट्री करेंगे। राम स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, जिसकी एंट्री होगी कैश अकाउंट डेबिट टू राम्स कैपिटल अकाउंट। अब इसकी एंट्री हमें ये ध्यान रखना है, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, तो कैश यहाँ पर डेबिट हो रहा है। डेबिट हो रहा है मतलब आपको पैसा रिसीव हो रहा है, रिसीव हो रहा है, तो ये एंट्री किस में जाएगी, रिसिप्ट वाउचर के अंदर, चाहे कैश के थ्रू रिसीव हो रहा हो चाहे बैंक के थ्रू रिसीव हो रहा हो। अब एंट्री कैसे करेंगे, अब रिसिप्ट में एंट्री करनी है तो उसके लिए हमें रिसिप्ट की शॉर्टकट की भी डिफाइन करनी पड़ेगी, जो कि मैंने आपको जो स्लाइड सिखाई थी उसके अंदर मेंशन कर रखा था। अब डेट की बात करें तो सबसे पहले ट्रांजैक्शन के अंदर हम डेट भी देखेंगे, जिस डेट की आपकी ट्रांजैक्शन है वो आप यहाँ पर डेट मेंशन करोगे। जैसे पहली जो एंट्री हो रही है वो यहाँ पर हो रही है 1/4/2019 की, तो वही डेट हम यहाँ पर मेंशन करेंगे 1/4/2019। बाय डिफ़ॉल्ट वही डेट आ रही है, आप चेंज करना चाहें तो चेंज भी कर सकते हैं F2 प्रेस करके। हमने रिसिप्ट का वाउचर प्रेस किया, जो हमारा शॉर्टकट कीज़ यहाँ पर सारी दी हुई हैं F6, तो हमने F6 प्रेस किया तो रिसिप्ट नंबर 1 आ गया। फर्स्ट ट्रांजैक्शन हम देखते हैं 1/4/2019 की।
अब उसकी एंट्री हम पास करेंगे। सबसे पहले हमारा आता है क्रेडिट। क्रेडिट क्रेडिट मतलब यहाँ पर हमें रिसीव हो रहा है। रिसीव किसके थ्रू हो रहा है? कैश या बैंक के थ्रू। कैश अकाउंट डेबिट टू पार्टी का नाम। तो यहाँ पर हम सबसे पहले क्रेडिट डिफाइन करेंगे। क्रेडिट में क्या आएगा? राम्स कैपिटल अकाउंट। एंट्री क्या थी? कैश अकाउंट डेबिट टू राम्स कैपिटल अकाउंट। तो क्रेडिट में क्या आएगा? राम्स कैपिटल अकाउंट। तो हम यहाँ पर राम्स कैपिटल अकाउंट को डिफाइन करेंगे। दो तरीके होते हैं, या तो आपने लेजर पहले से बना रखे हो या फिर आप यहाँ पर बीच में भी लेजर बना सकते हो। अब जैसे कि यहाँ पर सबसे पहले क्रेडिट आ रहा है। क्रेडिट रिसिप्ट। रिसिप्ट मतलब रिसीव हो रहा है। तो हम यहाँ पर लेजर बनाएंगे। लेजर कौन सा बनाएंगे? हम राम्स कैपिटल अकाउंट का बनाएंगे। राम्स कैपिटल अकाउंट, ऊपर हेड डिफाइन करेंगे हम। कैपिटल अकाउंट है तो बेसिकली ये कैपिटल, जिस पर्सन ने कैपिटल इंट्रोड्यूस की है तो वो हमारा कैपिटल अकाउंट के नाम से डिफाइन होगा, इसलिए वो कैपिटल अकाउंट के अंडर आएगा। एंटर किया, जो भी आप सेलेक्ट करेंगे। इन्वेंट्री वैल्यूज इफेक्टेड नो ही रहेंगी। यहाँ आप अमाउंट मेंशन करेंगे जो एंट्री में मेंशन किया हुआ है। एंट्री में मेंशन किया है 2,50,000, वो हम यहाँ फिल कर देंगे। एंटर किया, डेबिट। डेबिट यहाँ पर हम क्या करेंगे? कैश। कैश यहाँ पर डेबिट हो रहा है तो इसलिए हमने इसे डेबिट किया। एंटर। नरेशन यहाँ पर हम मेंशन करेंगे, जो भी आपने ऊपर एंट्री किया उससे रिलेटेड जो भी नरेशन है वो यहाँ हम लिख सकते हैं। बीइंग कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड बाय राम। हमने एक्सेप्ट करा दिया, एंटर किया, एंट्री आपकी एक्सेप्ट हो गई। उसके बाद नेक्स्ट एंट्री हम देखते हैं। यहाँ पर नेक्स्ट एंट्री है हमारी 12/4 की है, वो है लोन टेकन फ्रॉम SBI। अब यहाँ पर एंट्री है हमारी लोन टेकन फ्रॉम SBI। तो लोन टेकन, हमने बैंक से लोन लिया है, तो अब ये एंट्री हमारी कहाँ जाएगी? बैंक से लोन लिया है मतलब हमारे पास पैसा आया है। पैसा आया है तो ये किस वाउचर में एंट्री होगी हमारी? ये हमारी रिसिप्ट वाउचर में ही एंट्री होगी। रिसिप्ट वाउचर में एंट्री क्या होगी? हमने पैसा कहाँ से लिया है? बैंक से लिया है। बैंक से लिया है, क्या लिया है? लोन है। लोन लिया है तो लोन हमारा क्या होता है? लायबिलिटी। लायबिलिटी अगर इंक्रीज हो रही होती है तो वो हमेशा क्या होती है? क्रेडिट होती है। तो पहले डेट चेंज कर लेते हैं। डेट हमारी है 12/4। एंटर किया। यहाँ पर हमें लेजर क्रिएट करना पड़ेगा। हम लेजर किसका बनाएंगे? क्रेडिट हमारा होगा लोन, तो हमने लोन टेकन फ्रॉम SBI का लेजर बनाया। अंडर ये हमारा जाएगा लोन के अंडर। हमारा हेड है सिक्योर्ड लोन। अगर हमने बैंक से लोन लिया होता है सिक्योर्ड लोन, अगर बैंक से नहीं लिया तो हमारा अनसिक्योर्ड लोन के अंदर आएगा। तो हम यहाँ पर सिक्योर्ड लोन सेलेक्ट करेंगे। कोई भी बैंक से लो, अदर पार्टी किसी से भी लोगे, किसी पर्सन से ले लिया आपने तो वो आपका अनसिक्योर्ड लोन के अंदर जाएगा। इसे हमने एक्सेप्ट करवा दिया। हमने जो लोन लिया है वो लिया है 1,50,000 का, तो वो यहाँ हमने मेंशन कर दिया 1,50,000। और यहाँ डेबिट हमने कैसे लिया है? कैश के थ्रू या बैंक के थ्रू? आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र होगा तो वो आपका अकाउंट डेबिट हो जाएगा, तो इसलिए हम बैंक अकाउंट को डेबिट करेंगे। इसे हमने सेलेक्ट किया। बैंक के थ्रू लिया तो जो भी आपके चेक की डिटेल है, अगर चेक के थ्रू नहीं है, ऑनलाइन ट्रांसफ़र हुआ है तो वो आप यहाँ मेंशन कर देंगे। नरेशन हम डिफाइन करेंगे, बीइंग लोन टेकन फ्रॉम बैंक। एक्सेप्ट करवा दिया। एक्सेप्ट करवाने के बाद नेक्स्ट एंट्री क्या है? सैलरी पेड इन कैश। 3/6 की एंट्री है। सैलरी पे की है आपने कैश में, तो ये एंट्री आपकी जाएगी पेमेंट वाउचर के अंदर। 3/6 की एंट्री। 12,000 हमने सैलरी पे की है, इसकी एंट्री हम करेंगे पेमेंट वाउचर में, जिसकी शॉर्टकट की होती है हमारी F5। F5 हम प्रेस करेंगे और ये एंट्री पेमेंट वाउचर में रिकॉर्ड करेंगे।
नेक्स्ट पेमेंट नंबर 1, क्योंकि हम इसमें फर्स्ट एंट्री कर रहे हैं इसलिए पेमेंट 1 आएगी। डेट मेंशन कर दी। लेजर हमें बनाना पड़ेगा ऑल्ट सी करके। बीच में अगर आपको कोई भी लेजर बनाना हो तो उसके लिए हम ऑल्ट सी करते हैं। तो ऑल्ट सी करके हम लेजर बनाएंगे। यहाँ पर वो लेजर बनेगा हमारा सैलरी का। सैलरी जो आएगी हमारी वो आएगी अंडर इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस के अंदर, क्योंकि ये हमारे खर्चे हैं। तो इनडायरेक्ट एक्सपेंस हम सेलेक्ट करेंगे। ये सारी चीज़ें हम लेजर्स के अंदर डिस्कस कर चुके हैं और इसे एक्सेप्ट किया। सैलरी हमने यहाँ पर पे कर दी है, 12,000 सैलरी पे की है कैश के थ्रू, 12,000 आ गया, एंटर। क्रेडिट में हमारा आएगा कैश और इसे एक्सेप्ट कर दिया नरेशन के साथ। बीइंग सैलरी पेड टू दीपक, एक्सेप्ट करा दिया। नेक्स्ट एंट्री देखते हैं, हमारी 15/7 की एंट्री है। रेंट रिसीव्ड इन कैश। रेंट रिसीव हुआ है कैश में, कैश रिसीव हुआ है, तो हमारी रिसिप्ट वाउचर में एंट्री जाएगी। कितने का रेंट रिसीव हुआ है हमें? 15,000 का, तो वो एंट्री जाएगी रिसिप्ट वाउचर में, क्योंकि हमें कैश रिसीव हो रहा है। कैश रिसीव हो रहा है तो रिसिप्ट वाउचर में एंट्री करेंगे। डेट है हमारी 15/7। क्रेडिट में हमने यहाँ पर अमाउंट मेंशन किया, रेंट अकाउंट डेबिट, रेंट रिसीव होगा, रेंट रिसीव्ड है तो हमारी इनकम हो गई, तो हम इसे इनडायरेक्ट इनकम में सेलेक्ट करेंगे और सेव कर देंगे। आपको पता है कंट्रोल ए से सेव होता है। अमाउंट है हमारा 15,000 और कैश को डेबिट करेंगे। कैश को डेबिट किया 15,000 से, नरेशन डिफाइन करेंगे, बीइंग रेंट रिसीव्ड इन कैश। और इसे एक्सेप्ट करवा दिया। एक्सेप्ट करवाने के बाद नेक्स्ट एंट्री क्या है? कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक। आपने बैंक में कैश डिपॉजिट करा दिया। बैंक में डिपॉजिट करा दिया तो बैंक में आपका अकाउंट बढ़ गया और आपके पास से कैश कम हो गया। तो आपको मैंने पहले भी बताया था, कैश और बैंक से रिलेटेड एंट्री कहाँ जाती है? कॉन्ट्रा वाउचर के अंदर। 25,000 आपने डिपॉजिट कराया तो ये एंट्री हमारी कॉन्ट्रा वाउचर के अंदर जाएगी, जिसके शॉर्टकट की आपको पता है F4 है। तो यहाँ पर हम कॉन्ट्रा वाउचर के लिए साइड से F4 प्रेस कर देंगे। 25/9 की एंट्री है, 25/9 हमने सेलेक्ट किया। डेट हमने मेंशन कर दी। कैश डिपॉजिट कराया है बैंक में, तो एंट्री क्या बताई थी मैंने आपको? बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। तो क्रेडिट में आपका कैश आएगा और डेबिट में आपका बैंक आपने सेलेक्ट किया। जो भी डिटेल है आपने डिपॉजिट आपने डिपॉजिट कराया तो कैसे कराया, 2,000 के कितने नोट है, 1,000 के कितने हैं, 500 के, वो डिटेल आप यहाँ पर फिल करोगे। जैसे आप स्लिप फिल करते हो, 2,000 के हमारे पास 10 नोट थे और बाकी 1,000 के 5 नोट थे जो हमने डिपॉजिट कराए। 25,000 हमने डिपॉजिट कराया। देन इसे एक्सेप्ट करा दिया। नरेशन लिखेंगे, नरेशन लिखना ज़रूरी है। बीइंग कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक, एक्सेप्ट करवा दिया। एक्सेप्ट करवाने के बाद नेक्स्ट एंट्री है परचेज कंप्यूटर फ्रॉम इंटेक्स लिमिटेड। यहाँ पर आपने कंप्यूटर परचेज किया है इंटेक्स लिमिटेड से। अब यहाँ पर ना तो हमने कोई परचेज कंप्यूटर जो किया, ना ही कैश के थ्रू पेमेंट की है और ना ही हमें कोई कैश रिसीव हुआ है। हमने यहाँ कंप्यूटर परचेज किया है किसी भी पार्टी से, ना कैश के थ्रू पेमेंट की, ना कैश कोई रिसीव हुआ, ना कैश और बैंक की एंट्री है। तो ये एंट्री हमारी कौन से वाउचर में जाएगी? जर्नल वाउचर के अंदर। जर्नल वाउचर जिसमें कैश या बैंक से रिलेटेड कोई एंट्री नहीं आती है, जिसके शॉर्टकट की होती है F7। ये हमने कंप्यूटर परचेज किया है 15,000 का, जिसकी एंट्री हम जर्नल वाउचर के अंदर करेंगे। जर्नल वाउचर के अंदर एंट्रीज वही रिकॉर्ड होती हैं जो कैश और बैंक से रिलेटेड नहीं होती। तो जर्नल वाउचर नंबर 1 है। डेट हम देख लेते हैं, 5/12 की एंट्री है हमारी। 5/12 की एंट्री हम उसके अंदर करेंगे। 5/12 यहाँ पर हमने डेबिट करना है कंप्यूटर का। कंप्यूटर क्योंकि हमने जो
एसेट परचेज किया, हमें उसका नाम डिफाइन करना है, इसलिए ये हमारी फिक्स्ड एसेट्स के अंदर आएगी। हमने डिफाइन कर दिया 15,000। अगर हमारा कंप्यूटर का बिजनेस होता तो हम उसे परचेज ही डिफाइन करते। यहाँ पर हम उस पार्टी का नाम लिखेंगे जिससे हम परचेज कर रहे हैं, इंटेक्स लिमिटेड, वो हम यहाँ पर डिफाइन करेंगे इंटेक्स लिमिटेड के नाम से। अब इंटेक्स लिमिटेड हमारा होगा क्या, या हमारा डेटर होगा या हमारा क्रेडिटर होगा, वो हमें डिफाइन करना है। अगर हम किसी से परचेज करते हैं तो वो पर्सन हमारा क्रेडिटर होता है, और अगर हम किसी को सेल करते हैं तो वो हमारा डेटर होता है। तो इसलिए हम यहाँ पर डिफाइन करेंगे इसे सन्ड्री क्रेडिटर। अब मेंटेन बिल बाय बिल को यस करना है। अगर उसका कोई बिल डिफाइन किया है तो यहाँ पर अगर उसका कोई बिल है, आपने जो भी परचेज किया है, तो हम यहाँ पर न्यू रेफरेंस करेंगे क्योंकि हमारा एक नया बिल बन रहा है। तो जो भी बिल का नंबर है वो हम यहाँ डिफाइन करेंगे। ड्यू डेट, अभी पेमेंट नहीं कर रहे, 10 दिन बाद करनी है, 15 दिन बाद करनी है, तो वो ड्यू डेट आप यहाँ पर मेंशन कर सकते हो। तो वो ड्यू डेट अभी हमने यहाँ पर जो भी, अगर मान लो 7 दिन बाद वो पेमेंट कर रहा है, 10 दिन बाद पेमेंट कर रहा है, तो वो हम यहाँ पर मेंशन करेंगे। इसे एक्सेप्ट करवा दिया नरेशन के साथ। अगर आपने कंप्यूटर परचेज किया है और उसी चीज़ का आप बिजनेस करते हो, कंप्यूटर सेल परचेज का, तो उस केस में ये एंट्री आपकी यहाँ पर कंप्यूटर की जगह हम परचेज डिफाइन करेंगे क्योंकि वो गुड्स हो जाएंगे हमारे। तो इसे हमने यहाँ पर एक्सेप्ट करा दिया। एक्सेप्ट करवाने के बाद नेक्स्ट एंट्री और लास्ट एंट्री है हमारी विड्रॉ कैश फ्रॉम बैंक। हमने क्या किया है, बैंक से पैसा निकलवाया है। पहले हमने बैंक में पैसा डिपॉजिट करवाया था, अब हमने बैंक से पैसा निकलवाया है। बैंक से पैसा निकलवाया तो हमारे पास कैश आ गया और बैंक अकाउंट हमारा कम हो गया। तो ये एंट्री हमारे कौन से वाउचर में जाएगी, ये एंट्री हमारी जाएगी कॉन्ट्रा वाउचर के अंदर, जिसकी शॉर्टकट की होती है हमारी F4। एंट्री देखते हैं कौन सी डेट की है। एंट्री की डेट है 17 मार्च की हमारी एंट्री है, और यहाँ पर हमने सेलेक्ट किया क्रेडिट में बैंक। अमाउंट देख लेते हैं 5,000 हमने फिल किया, एंटर किया। आपने बैंक में डिपॉजिट कराया, जो भी डिटेल आपको डालनी है वो डाल दो। डेबिट करेंगे हम कैश को डेबिट किया, और यहाँ पर नरेशन हम डिफाइन करेंगे। कैश हमारे पास आया क्योंकि हमने बैंक से निकाला, इसलिए हमने कैश को डेबिट किया। नरेशन हम लिख रहे हैं बीइंग कैश विड्रॉ फ्रॉम बैंक। एक्सेप्ट करा दिया। ये हो गई हमारी सारी एंट्रीज जितने भी हमने रिकॉर्ड की थी। अब बात आती है कि जितनी भी एंट्रीज हैं हम चेक कहाँ करेंगे। रिपोर्ट्स भी हमें देखनी होती हैं। रिपोर्ट्स के लिए हमें जाना होता है डिस्प्ले में। डिस्प्ले में जाएंगे, डिस्प्ले में हमारा ऑप्शन आता है डे बुक का। डे बुक मतलब जहां आपको डे वाइज सारी एंट्रीज शो होंगी। जितने भी आपने टेली के अंदर एंट्री की होंगी वो सारी की सारी एंट्रीज आपको डे बुक के अंदर डिफाइन होती हैं, डे बुक के अंदर शो होती हैं। एंटर करते हैं। अब देखिए यहाँ पर आपको डेट जो दिखा रहा है 1 अप्रैल के दिखा रहा है, तो एक ही एंट्री दिखा रहा है। डे बुक मतलब डे वाइज। अगर आपको जिस भी डेट की एंट्री देखनी है वो आप यहाँ पर F2 करके प्रेस कर सकते हैं। जैसे कि मैंने 31 मार्च टाइप किया था, तो 31 मार्च की मुझे एंट्री दिखा रहा है, और 31 मार्च की मैंने कोई एंट्री नहीं की हुई, इसलिए मुझे 31 मार्च की कोई एंट्री वो शो नहीं करेगा। डे वाइज आप एंट्री देखना चाहो F2 करो, जो डेट डालोगे आपकी आ जाएगी। अब मैंने क्या किया, ऑल्ट F2 किया है। ध्यान से याद रखिए, ऑल्ट F2 किया, और यहाँ पे जिस डेट से लेकर जिस डेट तक आपको देखना है एंट्रीज वो आप यहाँ पर मेंशन करोगे। मैंने 1/4 से लेकर 31/3 तक की सारी एंट्रीज डाल दी, और इस तरीके से आप एंटर करके यहाँ पर देख सकते हो। किसी भी एंट्री को डिलीट करना है तो ऑल्ट D करके आप डिलीट भी कर सकते हो। ये सारी आपकी एंट्रीज यहाँ पर देख सकते हैं। आगे बात करते हैं, उसके बाद रिपोर्ट्स के अंदर प्रॉफिट एंड लॉस देखते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस देखेंगे आप, यहाँ पर आप डिटेल देख सकते हैं। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस के अंदर आपको सैलरी शो कर रहा है, इनडायरेक्ट इनकम के अंदर आपको रेंट रिसीव कर रहा है जो आपने एंट्री की थी। उसके बाद जितना भी आपका नेट प्रॉफिट आया वो आपको शो कर रहा है यहाँ पे 3000। नेक्स्ट आती है आपकी बैलेंस शीट। बैलेंस शीट के अंदर आपके लायबिलिटीज़ और एसेट्स जो आपने एंट्रीज की थी वो अपने आप ही यहाँ पर आ जाती है। ऑल्ट A से आप इसे डिटेल में देख सकते हैं। एंटर करते जाएंगे, ये आपको एंट्रीज भी दिखा देगा जो एंट्री आपने की है। एस्केप करेंगे, एस्केप।
ये है आपकी सारी एंट्रीज और इस तरीके से आप अकाउंटिंग वाउचर के अंदर एंट्रीज कर सकते हैं। थैंक यू।